शहर का सब कुछ बहू के नाम, गांव का सब बेटे के नाम। सुधा अपने पति रजत से कहती है, क्यों आ रहे हैं पापा जी गांव से? उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ आने की? अच्छा खासा गांव में रह रहे थे। तुम्हें तो मालूम है, हम दोनों जॉब करने वाले हैं और हमारी बेटी अरु भी अब स्कूल चली जाती है। देखो अभी तो पूरा घर साफ सुथरा रहता है, लेकिन पापा जी आ जाएंगे तो उन्हें घर ऐसे तो यह घर ऐसे साफ सुथरा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें बलगम है, जिस वजह से वह हमेशा खांसते रहते हैं और कहीं भी थूक देते हैं। इससे घर गंदा हो जाता है, फिर दोबारा साफ सफाई करनी पड़ती है मुझे। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वे 5 बजे ही सुबह सुबह उठ जाते हैं और उठते ही उन्हें चाय पीने की आदत है। अब इतनी जल्दी मुझसे उठा नहीं जाता है। पूरा दिन ऑफिस में काम करो और फिर सुबह इतनी जल्दी उठना मुझसे नहीं हो पाता है। फिर 9 बजे तक उन्हें खाना भी मिल जाना चाहिए। शाम की चाय भी समय से ही उन्हें चाहिए। किसी भी चीज़ में देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें बुरा लग जाता है। अब तुम ही बताओ, इतना समय कहाँ है मेरे पास कि मैं उनका इतना ख्याल रख सकूं, समय समय पर खाने का और फिर दवाइयों का भी। शाम को जब मैं ऑफिस से थक हार कर आती हूँ तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। फिर भी मैं हल्का फुल्का कुछ खाना बना लेती हूँ, जिससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन पापा जी, उनको तो पूरा खाना चाहिए होता है। मैं कैसे सब इतना मैनेज कर पाऊंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा इतना सब। पिछली बार तो पापा जी के साथ मम्मी जी भी आई थी, तो उन्होंने घर का सारा काम संभाल लिया था। लेकिन इस बार मम्मी जी नहीं हैं। उनके जाने के बाद से तो पापा की सारी सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी और घर का पूरा काम भी। मुझसे नहीं हो पाएगा। सुन रहे हो ना, या बहरे हो गए हो? सुधा रजत पर चिल्लाते हुए कहती है। रजत कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं पापा को मना कर दूं कि आप मत आइए, क्योंकि आपकी बहू कह रही है कि वह आपको 2 रोटी भी नहीं बनाकर खिला सकती? बस इतनी सी बात के लिए मैं पापा जी को आने से मना कर दूं? क्या बात करती हो सुधा? कुछ सोच समझ कर बोला करो। वह मेरे पिताजी हैं। तभी अरु भी कमरे से आंख मलते हुए आ जाती है और कहती है, पापा, दादाजी आ रहे हैं क्या? सच में? मैं दादाजी को बहुत मिस कर रही थी। अब तो दादी भी नहीं है, वो भगवान जी के पास चली गई हैं। तो दादाजी बहुत सैड रहते हैं दादी के लिए। जब उनका फ़ोन आया था तो दादाजी जब बात कर रहे थे तो वे रो रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था मम्मी, दादाजी के लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था मम्मी, दादाजी के लिए। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि दादाजी आप हमारे पास आ जाइए, लेकिन वो मना कर रहे थे। फिर भी मैंने उनको बहुत बार आने के लिए कहा, तो वे शायद इसलिए, हाँ इसलिए आ रहे हैं। अब मैं और दादाजी दोनों मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। आप दोनों तो घर पर रहते नहीं हैं, तो मैं स्कूल से आकर बोर हो जाती हूँ। घर पर मेरे साथ खेलने वाला कोई है भी नहीं। अब दादाजी होंगे तो हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। मम्मी, मैं पार्क में खेलने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैं उन सबको भी बताऊंगी कि मेरे दादाजी आ रहे हैं। यह कहकर अरू बाहर चली जाती है खेलने के लिए। रजत रजत कहता है, देख रही हो सुधा, अरू पिताजी के आने की खबर सुनकर कितनी खुश हो गई है। वैसे भी बड़े बूढ़ों का जीवन कितना ही होता है, वह भी हमारे साथ कुछ समय बिताकर खुश हो जाएंगे। और अरू अपने दादाजी के साथ तो खुश रहती ही है। वैसे भी पापा भी माँ को याद करके बहुत दुखी रहते हैं, उनकी याद में रोते रहते हैं। यह बात हमसे छुपी भी नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ समय खुशी के दे उन्हें, जो हम दे सकते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं उनके लिए? जितना हमसे बन सकता है वह हमें करना चाहिए। वैसे भी वह कौन सा हमेशा के लिए आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें गांव की याद आने लगेगी, फिर तो वह चले ही जाएंगे। सुधा कहती है, तुम्हें कुछ करना नहीं रहता इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। मेरी जगह तुम होते तो ऐसा नहीं कहते। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई है। अब आ रहे हैं तो आने दो, काम वाली बाई को फिर से बुला लूँगी, और क्या है। अगर वो ज़्यादा दिन रुकते भी हैं तो फिर मैं अपने मायके अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, अरू को साथ लेकर। फिर वहीं से अपने ऑफिस भी जाती रहूँगी। फिर आराम से रहना तुम दोनों बाप बेटे घर में। रजत कहता है, ठीक है, पहले आने दो उन्हें, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी से अपना दिमाग खराब मत करो। रजत समय पर अपने पिताजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। उनको लेकर घर आ जाता है।
सुधा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि पापा जी के साथ में उसके अपने मम्मी पापा भी थे। अपने मम्मी पापा को देखकर सुधा बहुत खुश हो जाती है और अपने ससुर जी का पैर छूकर अपने मम्मी पापा को गले लगाती है। सुधा सबके लिए पानी लेकर आती है, फिर सबको नाश्ता भी कराती है। सुधा अपनी मम्मी से खूब सारी बातें करती हैं। अरू भी खेल कर जब आती है तो इतने सारे लोगों को घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। दादू, नाना, नानी सबको देखकर हैरान रहती है। कहती है, इतने सारे लोग, अब तो बहुत मज़ा आएगा, घर में सबके साथ मैं खेलूँगी। आप सब मेरे साथ खेलेंगे ना? सब एक साथ कहते हैं, हाँ बेटा। सुधा अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप दोनों पापा जी के साथ यहाँ कैसे आ गए? आपको तो एक दिन की फुर्सत भी नहीं होती है गांव से कहीं आने जाने की। मैं जब भी कहती हूँ आपको यहाँ आने के लिए तो आप लोग नहीं आते हैं, फिर अचानक ऐसे। सुधा की माँ कहती है, बेटा तेरे ससुर जी ने हमें फ़ोन किया था, कहने लगे कि आप लोगों से बहुत ज़रूरी काम है और मिलने का मन भी कर रहा है, तो आप लोग बहू के घर आ जाइए, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। समधी जी ने ऐसा कहा तो हम कैसे उनकी बात को मना कर सकते थे, इसलिए उनके कहे अनुसार हम दोनों यहाँ आ गए। तभी ससुर जी सबको आवाज़ लगाते हुए हॉल में इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने आप लोगों को एक मकसद से यहाँ बुलाया है, क्या आप सभी जानना नहीं चाहेंगे? सुधा के पिताजी कहते हैं, जी ज़रूर बताइए। रजत के पिताजी कहते हैं, जब से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है तब से मैं बस ज़िंदगी कैसे भी काट रहा हूँ, लेकिन जी नहीं रहा हूँ, बस रुक रुक कर कैसे भी सांसें चल रही हैं। इसलिए अपनी सांसों का मुझे अभी कोई भी भरोसा नहीं है कि कब रुक जाए। इसलिए मैंने आप सबको आज यहाँ बुलाया है, क्योंकि मैं अपनी ज़मीन जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब साथ रहेंगे तो सही रहेगा। सुधा के पिताजी कहते हैं, समझी जी, लेकिन रजत तो अकेला है, तो बंटवारा कैसा? आपके बाद तो सब उसी का होगा, तो बंटवारे की ज़रूरत क्या है? रजत कहता है, हाँ पापा, क्या ज़रूरत है? जब तक आप हैं सब आप संभालिए, उसके बाद मैं सब देख लूँगा। रजत के पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, वह तो ठीक है, यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें साफ हो जानी चाहिए, बस यही बताना चाहता हूँ। सुधा मन ही मन सोचती है कि कहीं पापा जी मुँह बोली बहन यानी ननद को भी हिस्सा देने की बात तो नहीं कहना चाहते हैं। रजत कहता है, कहिए पापा, क्या कहना चाहते हैं? पिताजी कहते हैं, बात ऐसी है बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं कि पहले पत्नी जाएगी या पहले पति। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहू को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इसलिए अगर तू पहले जाता है तो बहू को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़े, क्योंकि इस दुनिया में अकेली औरत को बहुत परेशान किया जाता है। इसलिए मैं शहर का प्लॉट बहू के नाम कर रहा हूँ और गांव का जो भी कुछ थोड़ा बहुत है वह तेरे नाम, और इस कागज़ पर तुम दोनों अपने साइन भी कर दो। अगर मेरे जाने के बाद मेरी मुँह बोली बेटी वंशिका अगर अपने मायके आती है तो जैसा उसका मान सम्मान अभी होता है वैसा ही मेरे जाने के बाद भी होना चाहिए। नहीं तो अगर वह जायदाद में हिस्सा लेना चाहेगी तो वह ले सकती है। अब बताओ, तुम दोनों को मेरा यह फैसला मंजूर है या नहीं? सुधा सोचती है कि मैं कितना गलत सोचती थी ससुर जी के बारे में। आज उनके फैसले ने सुधा को स्तब्ध कर दिया था। बहू के नाम पर जायदाद, ऐसा कौन ससुर होगा जो अपनी बहू के नाम पर जायदाद करेगा? पहली बार सुधा ने ऐसा सुना था। यह बहुत बड़ी बात थी सुधा के लिए। आंखों में आंसू लिए सुधा ससुर जी के पैर में पड़ जाती है और कहती है, पापा जी आप निश्चिंत रहिए, दीदी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। अगर आप यह बात नहीं भी कहते तो मैं उनके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह कभी भी अपने घर आ सकती हैं, यह घर उनका भी तो है। पापा जी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे पास यहीं रहेंगे। मैं आपको गांव वापस नहीं जाने दूंगी। अब हमारे पास ही रहिए आप हमेशा हमेशा के लिए। रजत भी अपनी पत्नी सुधा की बात का समर्थन करता है। पिताजी अपने लिए इतना प्यार देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने हाथ की छड़ी को किनारे रखते हुए सुधा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सौभाग्यवती रहो बहू, सदा खुश रहो। दोस्तों आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।